शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से आज ये दूसरा वीडियो है वाचन का। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में की टकसाल से निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लूलाल जी और सदर मिश्र ने इसका प्रयोग किया। प्रेम सागर में लल्लूलाल जी लिखते हैं, संवत 1860 ईस्वी में लल्लूलाल जी कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवधीच ने जिसका सारले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान में कहते हैं, अब संवत 1860 में नासिकेतोपाख्यान को, जिसमें चंद्रावली की कथा कही है, देववाणी से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया। सन 1804 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट ने द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है दिल्ली आगरे की बोलचाल की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता रहा हो। लल्लूलाल और सदल मिश्र ने इसे वहीं से ले लिया हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनुदित होती थी। हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक गिलक्रिस्ट थे। उर्दू के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए और भाखा या हिंदवी के लिए अलग। भाखा मुंशियों के रूप में लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। कॉलेज के इस प्रयास के संबंध में अंग्रेजों ने काफ़ी गलतफहमी फैलाई। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में लिखा है कि हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। लल्लूलाल ने प्रेम सागर में इसका प्रयोग किया है। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता। कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा न होती तो उसमें पुस्तकें लिखवाने का क्या तुक था। फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की अपेक्षा श्रीरामपुर के डैनिश मिशन के कैरे की दृष्टि अधिक पैनी व सूझबूझ अधिक गहरी थी। उसने अपनी बाइबिल के हिंदी अनुवाद के चौथे संस्करण में लिखा है, हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। अब यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है। लल्लूलाल की प्रेम सागर की भाषा कथावार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित भाषा ब्रजरंजित शैली पंडिताऊ हैं। सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दो गद्य लेखकों का सादर नाम लिया जाता है वे हैं मुंशी सदासुख राय, निसार और इंशा अल्लाह खां। सदासुख राय कॉलेज के भाखा मुंशियों से पहले ही गद्य रचना प्रस्तुत कर चुके थे। इंशा भाखा मुंशियों के समकालीन थे, किंतु हिंदी गद्य परंपरा को और भी पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण कवि गंग के चंद छंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजन के योग वासिष्ठ और दौलत राम के पद्म पुराण वचनिका का उल्लेख किया जाता है। छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। इसमें अकबर को नूरवादीन कहा गया है, जो जहांगीर नाम नूरुद्दीन था।
इसकी भाषा 18वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग वशिष्ठ की एक प्रति पटियाला दरबार की पुस्तकालय में भी है, किंतु इन दोनों प्रतियों में उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है। किंतु इन दोनों प्रतियों में राम प्रसाद निरंजन का नाम नहीं है। निरंजन की भाषा योग वशिष्ठ की भाषा का जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वह अमृतसर तथा पटियाला दरबार की प्रतिलिपियों की भाषा से नहीं मिलती। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा बहुत परिवर्तित मालूम पड़ती है। पटियाला दरबार की प्रतिलिपि का समय 1745 ईस्वी है। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद गुरुमुखी लिपि के योग वशिष्ठ की भाषा मुख्यतः वाक्य विन्यास से मिलता जुलता है, पर इससे इतना पता चलता है कि खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही है। मुंशी सदासुख राय, जिनका समय 1746 से 1824 ईस्वी की रचना के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने यह भ्रम फैलाया कि इनकी पुस्तक का नाम सुख सागर है, जबकि इस नाम की कोई पुस्तक नहीं है। हिंदी में सुख सागर उनका उपनाम था, उर्दू में वे निसार उपनाम से लिखते थे। शुक्ल जी ने जिस विष्णु पुराण के अनुवाद को इनकी भाषा माना है वह देखने में नहीं आया। लाला भगवान दीन रामदास गौड़ ने एक पुस्तक संपादित की है हिंदी भाषा सार। उसमें सदासुख जी का एक निबंध सुरासुर निर्णय संग्रहित है। संपादकों ने इस लेख का रचना काल 1783 ईस्वी ठहराया है। विष्णु पुराण और सुरासुर निर्णय की शैली में अंतर है। पहले के वाक्य विन्यास लंबे संश्लिष्ट और दूसरे के सरल और छोटे। सदासुख की जिस भाषा का उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वह चाहे अप्रामाणिक हो और सुरासुर निर्णय की भाषा प्रामाणिक, पर सदासुख की भाषा संबंधी उनका निष्कर्ष ठीक है। मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके यानी साहित्यिक रूप का पूर्वाभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले लेजबान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, दोनों एक ही रचना का नाम है। उदयभान चरित को ही रानी केतकी की कहानी कहते हैं। लिखकर इंसा अल्लाह खां, जिनका 1756 से 1817 समय है, ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। वे लल्लू लाल और सदल मिश्र के समसामयिक थे। रानी केतकी की समसामयिक थे। वाचन में थोड़ा सा त्रुटि हो गई थोड़ी सी। रानी केतकी की कहानी 1800 से और 1808 के बीच लिखी गई होगी। इंसा का जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। बंगाल की नवाबी के पतन के बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली की अस्थिरता के कारण वे लखनऊ के नवाब सआदत अली खां के पास चले गए। नवाब से उनकी खूब छनने लगी और वे नवाब की नाक के बाल हो गए।
वे नवाब को मजाकिया लतीफ़े सुनाया करते थे। एक दिन एक लतीफ़े पर नवाब नाराज़ हो गया। पैसे की कठिनाई बढ़ गई। अंत में वो उन्मादग्रस्त होकर मर गए। इंसा उर्दू फारसी के गंभीर विद्वान थे। फारसी में लिखी हुई उनकी पुस्तक दरिया-ए-लताफ़त बहुत प्रसिद्ध है। वे उर्दू के एक लोकप्रिय कवि थे। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। बहुतों की ज़बान पर है, किंतु हिंदी साहित्य में उनका महत्व रानी केतकी की कहानी के लिए है। यह लखनऊ में ही लिखी गई। इसकी भाषा के संबंध में उनका कहना है, एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल के कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वाले में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे, पुराने धुराने डांग बूढ़े, खाग या खटराग लगने लगे। यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो। बस भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं। ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे और छाँव किसी की न हो। यही नहीं होने का। यह जो अभी पंक्ति मिली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी भी गई है। पुराने धुराने डाग बूढ़े की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहानी लिखी और बताया कि यह हिंदी या हिंदवी यानी ठेठ हिंदी का ठाट। सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन 4 गद्य लेखकों को है, सदासुख राय, इंसा खां, सदल मिश्र और लल्लूलाल। भाषा की दृष्टि से श्याम सुंदर दास इंसा अल्लाह खां को सबसे अधिक महत्व देते हैं। शुक्ल जी ने तत्कालीन हिंदी गद्य की 3 कसौटियाँ बताई हैं: बोलचाल की भाषा शिष्टता, व्यवहार में आने की योग्यता, तर्क अनुमोदित वाक्य विन्यस्तता। इनके आधार पर वे पहला महत्व सदासुख को और दूसरा सदल मिश्र को देते हैं। यथास्थान शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। अरबी फारसी के प्रचलित शब्द तो भारतीय जातीय भाषाओं में खप ही गए हैं। इंसा की भाषा हिंदी और शैली उर्दू की है। इस तरह की चटकीली मुहावराश्रित शैली गंभीर विषयों के प्रतिपादन के योग्य नहीं है। अदालती भाषा। धीरे धीरे हिंदी गद्य अपने को परिष्कृत करते हुए सरकारी, गैर सरकारी और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे सरकार और संप्रदायवादियों का सामना करना पड़ा। कंपनी सरकार ने सन 1836 ईस्वी में एक इश्तिहार निकाला जिसके अनुसार अदालतों में देसी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इश्तिहार का अर्थ होता है विज्ञापन। अभी तक पश्चिमोत्तर प्रदेश की अदालती भाषा फारसी थी। अब आज के उत्तर प्रदेश फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन हो गया, किंतु सांप्रदायिक आग्रह के कारण अगले वर्ष 1837 उर्दू सारे प्रांत की अदालती भाषा बना दी गई। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों में भी 2 दल हो गए। एक दल हिंदी का पक्षधर था तो दूसरा उर्दू का। इस विवाद में वीम्स और ग्राउस ने एक दूसरे का खुलकर विरोध किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जनरल में सन 1865 से 68 तक उनके परस्पर विरोधी लेख छपते रहे। सर सैयद अहमद खां की शिक्षा प्रसार संबंधी भूमिका चाहे जो रही हो, किंतु हिंदी उर्दू के विवाद को उन्होंने सांप्रदायिक रंग दिया और हिंदी के विरुद्ध अंग्रेजों के कान भरते रहे।
उस समय राजा शिव प्रसाद ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि के पक्ष में जो भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। सन 1868 ईस्वी में उन्होंने लिपि संबंधी जो आवेदन सरकार के पास भेजा वह फारसी लिपि का विरोधी है। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि फारसी अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। उन्होंने साफ लिखा है, दिल्ली के मुसलमान बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था वह अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को जो एक दूसरी विदेशी भाषा है लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं बांग्ला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी भाषा को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी को जारी करना चाहिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 आम फहम भाषा और नागरी लिपि के पक्षधर थे। एक समय में वे उर्दू को विदेशी भाषा मानते थे, जो कि वास्तव में वह है नहीं, किंतु धीरे धीरे अरबी भाषा के प्रचलित शब्दों को ठूंसकर उसे विदेशी बनाया जा रहा था। इसलिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उसे विदेशी कहा था। राजा शिव प्रसाद का विरोध सैयद अहमद खान ने यह लिखते हुए किया था, बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर से अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जोश आया कि जबान उर्दू व खत फारसी को जो मुसलमानों की निशानी है मिटा दिया जाए। स्पष्ट है, सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू के प्रश्न में मजहब घुसेड़कर इसे सांप्रदायिक बना दिया। इस विरोध के बावजूद राजा ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, जैसे मानव धर्मसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना आदि। ये इनकी रचनाएं हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। किंतु बाद में शिव प्रसाद का झुकाव अरबी फारसी शब्दों से लदी उर्दू की ओर हो गया। उनकी पुस्तक इतिहास तिमिर नाशक इसका प्रमाण है। राजा में यह परिवर्तन अंग्रेजों के उर्दू परस्त नीति के कारण आया। वे शिक्षा विभाग में उच्चाधिकारी भी तो थे। राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। किंतु उनके बदले हुए दृष्टिकोण तथा उनके द्वारा निकाले जाने वाले बनारस अखबार की उर्दू प्रधान भाषा के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1884 सामने आए। उन्होंने सन 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। रघुवंश के अनुवाद के प्राकथन में उन्होंने लिखा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी में इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए, और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। इसी समय पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी के माध्यम से ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने फारसी अरबी बहुल उर्दू का विरोध किया। उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। हिंदी प्रचार के इस यज्ञ में श्रद्धाराम फिलौरी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिवेशवादियों की फूट डालो नीति और फिरका परस्तों की सांप्रदायिकता के कारण
हिंदी और उर्दू के बीच की दूरी बढ़ती गई। व्याकरणिक दृष्टि से एक भाषा होते हुए भी उन्हें दो अलग-अलग भाषाएं मानना अवैज्ञानिक है। हिंदी उर्दू के इस अलगयोजना का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। एक बार अदालतों में उर्दू बैठ गई तो बैठ गई। हिंदी को अदालती भाषा बनाने के लिए हिंदी प्रेमियों को एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा। सन 1882 में इंटर कमीशन के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ, पर सैयद अहमद खां के कारण इसे दबा दिया गया। किंतु सन 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिल गई। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को लिखा कि जिस भाषा में यहाँ साहित्य लिखा जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है वह बोलचाल की भाषा नहीं है। उसने लिखा कि उर्दू अहल दरबार की भाषा है, जनता की बोलचाल की भाषा नहीं है। उर्दू लिपि के उदाहरण उसे एक बार धोखा हुआ था। मुकामा घाट पर उसने किश्तियां तैयार रखने की आज्ञा दी थी, पर किश्तियों को कस्बिया पढ़ लिया गया। उसने देखा कि किश्तियों के स्थान पर कस्बिया तैयार खड़ी थी। इसके फलस्वरूप फारसी लिपि हटा दी गई। नागरिक के प्रचार के लिए आवेदन पत्र लिखे गए। बहुत से अंचलों में आंदोलन छेड़ा गया। पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। सन 1893 ईस्वी में इसी उद्देश्य से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। नागरी प्रचारणी सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने छोटे लॉर्ड मैकडॉनल्ड से मिलकर नागरी के पक्ष में ज्ञापन दिया। महामना मालवीय ने इस संबंध में अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1900 ईस्वी में नागराक्षरों को भी कचहरी में प्रवेश की अनुमति मिल गई। लेकिन हिंदी उर्दू का झगड़ा यहीं समाप्त नहीं हुआ। सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के विभाजन के समय भी इस मतभेद का अपने पक्ष में प्रयोग किया। देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हिंदी उर्दू एक ही कौम की भाषाएं हैं। इन्हें अलगाने से और भी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वस्तुतः 2 दशकों 1900 से 1920 ईस्वी का यह युग पिछले युग का ही प्रसार है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो स्वर सुनाई पड़ता था वह और तेज हो गया। अतीत का गौरव रचनात्मक में बदल गया। 19वीं शताब्दी के अंत में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों में बटा हुआ देश राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बंधने लगा। हिंदी जाति का भाषाई संगठन मजबूत करने के लिए सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1900 में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा का और 1900 में सरस्वती पत्रिका का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को जिस नए जाल में ढालना प्रारंभ किया था वह अब और संस्कृत परिष्कृत हो उठी। सबसे बड़ी बात यह है कि खड़ी बोली जो अब तक गद्य की भाषा थी वह पद्य की भाषा भी हो गई। इससे हिंदी के जातीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके प्रचार प्रसार के लिए सन 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। उसके माध्यम से पठन पाठन कार्य व्यापक स्तर पर प्रारंभ हो गया। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका और 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना।
ये सब महत्वपूर्ण है। अब आ गई है हिंदी नए चाल में ढली। सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का चक्र तैयार कर रहे थे। इसमें संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय किया गया है। श्री राम, युधिष्ठिर, सिकंदर के आक्रमण, करबला के युद्ध आदि का समय निर्धारित करते हुए लेखकों ने हिंदी नए चाल में ढली 1873 का भी उल्लेख किया है। प्रश्न होता है, दुनिया की प्रसिद्ध घटनाओं में हिंदी का नए चाल में ढलना भी क्या एक प्रसिद्ध घटना है? दूसरा प्रश्न यह है कि सन 1873 को ही इस घटना के घटित होने का समय क्यों चुना गया? दूसरे प्रश्न के उत्तर में पहले प्रश्न का उत्तर अनिश्चित है, अर्थात उसी में पिरोया हुआ है। सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। सन 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उस पत्रिका के प्रकाशन को उन्होंने घटना नहीं माना। हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन वर्ष को घटना के रूप में स्वीकार करना अपने आप में स्वयं एक घटना है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल उसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है और उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र देखा नहीं था। शुक्ल जी ने कालचक्र देखा नहीं था। यह पुस्तक नहीं बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, न कि हिंदी नई चाल में ढली। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 है, 1873 नहीं। अतः भारतेंदु की दृष्टि से हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है। कवि वचन सुधा में पहले पुरानी चाल की कविताएं छपा करती थी, बाद में लेख भी छपने लगे। हरिश्चंद्र मैगजीन का फलक व्यापक हो गया। उसमें धर्म, राजनीति, भाषा, कला आदि पर भी लेख छपने लगे। चंद्रिका के संपादक मंडल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल, दामोदर शास्त्री बिहार, राधाकृष्ण लाहौर आदि के नाम सम्मिलित कर लिए गए। विद्यासागर बंगाल, दामोदर शास्त्री बिहार, राधाकृष्ण लाहौर। हिंदी के नए चाल में ढलने का अभिप्राय तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक भारतेंदु की पूर्ववर्ती गद्य परंपरा विश्लेषित न हो ले और उसमें तथा नए चाल में ढलने वाली हिंदी के बीच विभाजन रेखा न खींच दी जाए। भारतेंदु के पूर्व लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद टकसाली गद्य की रचना कर चुके थे। सितारे हिंद के गद्य की प्रशंसा करते हुए प्रेमघन भारतेंदु को सितारे हिंद का अनुकर्ता मानते थे। संभवतः इसलिए रामविलास शर्मा कहते हैं कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। यह कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद सितारे जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। पर राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है तो दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। भारतेंदु तथा उनके मंडल में लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती। अब रही बात कि किस ऐतिहासिक संदर्भ में यह हंसमुख गद्य विकसित हुआ,
उस समय के भारतीय नवजागरण की प्रवृत्ति उपनिवेश विरोधी थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बखिया उधेड़ने में भस्मोखता और औजार का काम करती थी। देसी बोली के मिश्रण से भाषा में सजीवता ही नहीं आई, बल्कि अंग्रेजियत के विरुद्ध एक मुहिम भी चल निकली। भारतीय परंपरा का पल्ला कसकर पकड़ने के कारण उनमें अनेक विरोध भी समाविष्ट हो गए। भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगंज प्रतापनारायण मिश्र आदि में भी ये अंतर्विरोध परिलक्षित होते हैं। इस कालावधि में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप निबंध के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी लेखन की भी शुरुआत हुई। साहित्य के इन विविध रूपों में भी अनेक प्रकार के अंतर्विरोध दिखाई पड़ेंगे। अब आगे से हम जानेंगे कि निबंध क्या है, कब शुरुआत हुई लिखने की। तो धन्यवाद साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मुझे भी थोड़ी सी आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी रचना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राम प्रसाद निरंजन के योग वशिष्ठ और उनका रचना काल 1741, वो भी, और दौलत राम के चंद छंद पद्म पुराण वचनिका भी महत्वपूर्ण है। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।